सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। तो भाई आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को खत्म करेंगे हमारे एलपीजी एंड डीमोनेटाइजेशन टॉपिक के बाद। भाई ये टॉपिक ना काफी कॉम्प्लेक्स है, बट इसको आज मैं आप लोगों के लिए हद इजी बना दूंगा। और हमारा नारा हमेशा की तरह एनसीईआरटी के खास, बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी से पूरा लाइन बाय लाइन मार्क करवाऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड क्वेश्चंस है, और इसमें बहुत सारा नेसेसरी चीजें तो बता दूंगा, सब स्किप कर देना। याद रखना, बोर्ड्स में, सीयूईटी में एनसीईआरटी के लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, ना कि किसी और बुक के, ना कि किसी के नोट्स के। ठीक है, तो पूरा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हुए इन्होंने क्या बताया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हमने पहले भी पढ़ा था, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स है। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर्स रिलेटिंग टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विच दीज इंक्लूड। ठीक है, अब यहां पे सिंपली ये बोला हुआ है कि देखो, इंडिया में कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ते भी हैं, जो कि भाई एक कंट्री में प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में यहां पे क्या है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार पढ़ लेना, एंड जब तुम पढ़ोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि जो तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना अभी तक, वही सब कुछ है जो तुमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहां पे जैसे मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, ये सब तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो। तो बस सिंपली एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, और बाकी तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ना, सब स्किप कर देना। अब यहां पे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन। देखो यार, ये जो एलपीजी है ये 1991 में आया। क्यों आया? क्योंकि भाई तुमने पढ़ा भी है कि आपका देश जो है प्रॉपर डेट में जा चुका था। हम लोगों के पास सिर्फ कुछ हफ्ते के पैसे बचे थे, हम एक्सपोर्ट्स बिल पे कर पाते। तो हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए कि प्लीज हमें बेल आउट करो, हमें लोन दो। बट उन्होंने कंडीशन रखी कि भाई देखो, कर्जा तो दे देंगे पर तुम दोबारा कर्जे में डूब जाओगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम इकोनॉमी चला रहे हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने हमारे ऊपर एलपीजी पॉलिसी इंपोज करी। हम कहते हैं ना, हमने फॉर्म करी, हमने फ्रेम किया था, बट कहीं ना कहीं हम पे जबरदस्ती इंपोज भी कराई गई थी एलपीजी पॉलिसी। अब एलपीजी पॉलिसी में क्या है, 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है लिबरलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो यार, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, भाई बिजनेस स्टडीज पढ़ने से पहले इंग्लिश पढ़ के आओ। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, आजादी, जब आप आजाद हो जाते हो। पर यहां पे किस चीज की आजादी की बात करी गई है, ये बताता हूं मैं। देखो, आपको सबसे एक फन फैक्ट बताओ जो आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडिया में 1970s में इंदिरा गांधी के राज में आपका टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट 97.75% तक पहुंच गया था। यानी अगर आप 5 लाख रुपए साल के कमा रहे हो ना, तो आप टैक्सेस में लगभग 4,75,000 रुपीज तक पे कर रहे होगे। आपके पास जेब में सिर्फ 20-30 हजार रुपए आएगा, बाकी सब सरकार को टैक्स देना है। तो ये क्या है, ये एक तरीके की स्लेवरी तो है। अंग्रेज तो चले गए, पर हमारी खुद की गवर्नमेंट हमसे स्लेवरी करवा रही है कि जितना तुम कराओगे उसका 97% हम सरकार टैक्स में ले जाएगी। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का यही था फंडा कि ये सारी बंदिशों से आजाद करना। कौन कौन सी? एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, देखो, सबसे पहले सारे पॉइंट्स पढ़ने से तुम एक बात को समझते हो ना कि सरकारी अफसरों से और ऑफिसेज में डील कितना कितना असंभव होता है। लंबी लंबी लाइनें, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, अफसरों के पास टाइम ना होना, उनसे काम करने के लिए उनके आगे मिन्नतें करना, सालों सालों काम अटकना, और अगर काम भी हो रहा है तो उसके लिए पैसे खिलाना। ये होता है सरकारी अफसरों से डील करने का काम। ठीक है, पहले क्या होता था, आपको देश में किसी भी तरीका का बिजनेस करना है, आपको अपनी छोटी राशन की दुकान खोलनी है, छोटी कपड़े की दुकान खोलनी है, या किसी भी चीज का काम करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। अब सोचो, छोटे से काम के लिए आप बाबुओं के चक्कर मार रहे हो, सालों लग जाते थे, और रिश्वत अलग दो। ठीक है, ये सारी लाइसेंसिंग इन्होंने खत्म कर दी सब इंडस्ट्री में, एक्सेप्ट सिर्फ कुछ को छोड़ के जहां पे इंपॉर्टेंट थी, जैसे अल्कोहल हो गया, मेडिकल हो गया, वो केमिकल्स हो गया, ऐसे करके कुछ इंडस्ट्रीज में रह गई। ठीक है, फ्रीडम टू डिसाइडिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब पहले 1991 से पहले क्या था भाई, आप लोगों को बिजनेस बड़ा करने के लिए भी
और छोटा करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर आप कहते हो मेरा 1 करोड़ साल की टर्नओवर है और मेरे को नया प्लांट लगाना 5 करोड़ टर्नओवर के लिए, उसके लिए जाके सरकार की मिन्नतें करनी पड़ती थी, उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आप बढ़ा भी नहीं सकते। इस लेवल तक की रिस्ट्रिक्शंस थी, वो इन्होंने हटाई कि भाई कितना ही बड़ा स्केल कर लो, कितना ही छोटा कर लो। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज को नहीं बेच सकते थे, नहीं लेके जा सकते थे, बहुत फॉर्मेलिटीज होती थी, वो सब खत्म कर दी। फ्रीडम इन द फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने सुना है काले पानी का नाम? आपने काली पानी सुना है? एक बॉटल आती है, उसमें आपका जो पानी होता है ना वो 700-800 रुपए का है। जो बॉटल हम 20-30 रुपए की लेते हैं वो बॉटल 700-800 रुपए की आती है। बस उसमें क्या है, पानी जो है वो काला है, ठीक है। और उसको क्या कहा गया है कि इसमें थोड़े से मिनरल्स एक्स्ट्रा है इसलिए काला है, और विराट कोहली यही पानी पीते हैं। भाई वो पानी पानी ही तो है और 700-800 का बिक रहा है, और बिस्लेरी का पानी भी 20-30 का बिक रहा है। तो क्या मतलब है? देखो, आपको प्राइस तय करने का बिजनेस को पूरा हक है, बिके ना बिके, बेचना ना बेचना तुम्हारी टेंशन, पर तुम प्राइस अपना खुद का तय कर सकते हो। वो फ्रीडम मिली थी लिबरलाइजेशन के बाद। नहीं तो पहले क्या था, एक सरकार फिक्स तय करती थी रेट, ब्रेड का ये रेट है तो यही रेट है। अब आप इसमें कैसे भी ब्रेड बनाओ, आप इससे महंगी नहीं बना सकते। तो ये तरीके की पॉलिसी थी पहले। अब अपने तरीके से बनाओ और अपने तरीके से बेचो, जिस रेट पे बेचना है, ठीक है। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। पहले टैक्स रेट 90% अब ज्यादा था, टैक्स रेट इन्होंने कम किया और भाई रिस्ट्रिक्शंस हटाई। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे भयंकर तरीके की रिस्ट्रिक्शंस थी। भाई आज की डेट में एक घर बैठा बच्चा ड्रॉप शिपिंग करता है। समझते हो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? मैं 12वीं के तुम्हारे जैसे बहुत बच्चों से मिला हूं जो भाई 50,000 महीने के कमा रहे। कैसे भाई? चाइना से सामान ऑर्डर किया, ठीक, उसके बाद अपनी वेबसाइट बनाई, वहां पे इंडिया में किसी इंसान से ऑर्डर लिया, ठीक। अब मानो आपकी वेबसाइट पे आके किसी ने 1,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया और आपको अपना एड्रेस दिया, चाइना वाली वेबसाइट पे वही चीज 500 रुपए की मंगवा के उसको दे दी, और इनफैक्ट बीच में अपने घर पे भी नहीं मंगवाई, उस वेबसाइट पे डाल दिया जिसके घर पे जाना है उसका एड्रेस, ठीक है, और बीच का पैसा अपना। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। भाई देख रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई झंझट ही नहीं, कोई घर बैठा बच्चा ये काम कर सकता है। पहले भाई सब बड़े बड़े लाइसेंस और ये सब चीजें चाहिए होती थी, ठीक। मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। और पहले फॉरेन कैपिटल लोगों को इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं था, अभी ग्लोबलाइजेशन में और ढंग से पढ़ेंगे, उस चीज को आसान बनाया। अब अगला क्या पॉइंट है? प्राइवेटाइजेशन। पहले क्या होता था भाई, सारी की सारी चीजें सरकारी कंपनियां चलाती थी। जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी आज तुम हजारों देखते हो, टाटा, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस, अडानी, ठीक है, उसके बाद यार हजारों छोटे मोटे बड़े, जोमैटो, स्विगी, उबर, ये सब प्राइवेट है। पहले सब कुछ सरकारी होता था। इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट बहुत कम कंपनीज को अलाउड था रन करना, ठीक है। तो क्या हुआ? द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्शन इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिडक्शन टू द पब्लिक सेक्टर। होता क्या है, देखो, तुमने बीएसएनएल, एमटीएनएल के हाल देखे हैं, है ना? तुमने ऐसी बहुत सरकारी कंपनियों के हाल देखे होंगे। भाई बीएसएनएल, एमटीएनएल हमेशा हजारों करोड़ का घाटा देती है ये सरकार को। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग मेहनत से काम नहीं करते, वहां पे उनके पास टारगेट नहीं होता कि भाई इतने कनेक्शंस लगाने, नहीं तो जॉब चली जाएगी। वहां पे लोगों की फिक्स जॉब होती है, इनएफिशिएंट लोग होते हैं। मेरे घर के पास जो एमटीएनएल था ना, मैं लिटरली वहां जाता था, लोग पत्ते खेल रहे होते थे, वहां के सारे ऑफिस वाले बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, काम रुका हुआ, वो पत्ते खेल रहे हैं। इस तरीके से चलती थी सरकारी कंपनियां। तो उन सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। अभी तुम गूगल पे जाके सर्च करोगे रिसेंटली कई कंपनीज को, और सबसे रिसेंट पोर्ट्स को, और क्या कहते हैं आपके जो प्राइवेट, जो आपके सरकारी एयरपोर्ट्स थे, उनको बेचा गया है प्राइवेट सेक्टर को। क्यों बेचा गया है? पहली चीज, वो सरकार को गंदा नुकसान देते थे। सरकार से बहुत मुश्किल होता है अपने किसी सेक्टर से प्रॉफिट निकालना। दूसरी चीज, भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ऑल दो रेट बढ़ जाते हैं कस्टमर के लिए, वो सर्विस बेटर दे पाते हैं, राइट। तो हुआ क्या है, इन्होंने भाई प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दिया नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट रीडिफाइंड। क्या इस चीज को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रीडिफाइन किया? द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन्होंने रीडिफाइन किया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या किया, इन्होंने एक प्लान डिसइन्वेस्टमेंट करी पब्लिक सेक्टर में एंड डिसाइडेड टू रेफर लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है।
एक तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनका मतलब क्या है, इन्होंने पैसे निकाले, अपने शेयर बेचे पब्लिक कंपनी से और किसको दे दिया, जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको दे दिया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये डिसाइड करते थे कि भाई इसको ठीक कैसे करना है या फिर इसको जाके बेच देना है। अब यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांजिट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। अब क्या है, एक चीज समझो, अगर मानो तुम्हारी मेरी पार्टनरशिप है, अगर मेरे पास उस पार्टनरशिप में 51% की ओनरशिप है तो मैं ओनर हुआ, मेरे चलेंगे वे रूल्स। अगर तुम्हारी 51% या ज्यादा के तो तुम्हारे रूल्स चलेंगे। तो सरकार का क्या था कि भाई अपने शेयर बेच के 51% से नीचे ले आओ, उससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है वो और ओनरशिप वो दोनों प्राइवेट सेक्टर इसके हाथ में आ जाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, कंसल्टेंट्स आएंगे, मैनेजर्स आएंगे और वो कंपनी को चलाएंगे। उसमें फिर नेताओं का, सरकार का, आईएएस ऑफिसर्स, इन सबका कोई लेना देना नहीं होगा। तो इससे क्या है, वो एफिशिएंट होकर एटलीस्ट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन पाएगी और सरकार की टेंशन भी खत्म होगी और अच्छी सर्विस भी पहुंचेगी लोगों तक। लास्ट पॉइंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है, आज तुम देखते हो भाई तुम्हारी चरना लाल जूते वाला बैठा हुआ है अपने जूते बेचने, उसके साइड में ही नाइकी बैठा हुआ है। एक इंटरनेशनल ब्रांड एक लोकल प्लेयर से हेड टू हेड खेल रहा है और उसमें भी कई केसेस होते हैं जहां पे लोकल प्लेयर जीत जाता है। ठीक है, अब ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है कि आपका एक यूएस का ब्रांड आके हमारे लोकल जूते वाले से लड़ रहा है और हमारा लोकल जूते वाला भी जीत रहा है कई केसेस में। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन मींस द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब आप अपने ही कंट्री में बैठे हुए बिजनेस कर रहे हो या एज अ कंज्यूमर जा रहे हो मार्केट में और आप देख रहे हो कि आपके लोकल ब्रांड्स भी उतने हैं जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। मतलब भाई कितना क्लोज कंपटीशन है, यानी कि हमारा यहां का प्लेयर यूएस, कनाडा, सिंगापुर, वेस्टर्न कंट्री से कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है वर्ल्ड इकोनॉमीज का, कि सारी इकोनॉमीज दूर दूर की कंट्रीज के प्लेयर्स एक मार्केट में बैठ के कॉम्पीट कर पा रहे हैं। ठीक है, Till 1991, गवर्नमेंट इंडिया followed a policy of strict regulating imports in value and volume terms. ठीक है, पहले क्या था कि वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में सरकार बहुत तगड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखते थे कि भैया कितने अमाउंट की इंपोर्ट होगी और कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट होगी, दोनों सरकार रोक के रखती थी। अब क्या है, कितने ही अमाउंट की कर लो, कितनी वैल्यू की कर लो, बट टैक्स भर दो सरकार को। ठीक है, अब इसका क्या मतलब था, इन्होंने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हटाए किस रिस्पेक्ट में, लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, इन्होंने उन रिस्ट्रिक्शन को, लाइसेंसिंग को बंद किया, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हटाए। पहले क्या होता था, आप कुछ मंगवाओ उस पे 100% का टैक्स रेट लग जाता था। एक नॉर्मल सी आपने मेडिकल इक्विपमेंट मंगाया है, 100 रुपए का है तो वो 200 रुपए का पड़ेगा, क्यों, सरकार ने 100 रुपए का टैक्स लगा दिया उस पे। तो वो टैरिफ रिस्ट्रिक्शन हटे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटे। पहले क्वांटिटी आपको सरकार से एक लिमिटेड मिलती थी, अब आप कितनी भी मंगवा लो, आप बस पैसे भरते जाओ और मंगाते जाओ। ठीक है, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन सरकार ने हटाई। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस नेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन कोई भी कंट्री फॉलो करती है, अभी भी बहुत कंट्रीज नहीं करती, नॉर्थ कोरिया वगैरह टाइप्स, अफगानिस्तान टाइप्स, ठीक है, तो अगर वो फॉलो करती है ग्लोबलाइजेशन तो हर कंट्री में इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन बढ़ती है। जैसे यूएस ने विप्रो को, टीसीएस को, हमारी ये सारी कंपनीज आईटी सेक्टर कहलाती हैं पूरे वर्ल्ड का, स्पेशली अमेरिका का। क्यों, क्योंकि यूएस में जो बंदा काम करता है टेक सेक्टर में 2 लाख रुपए महीने में, यहां पे वही बंदा काम कर रहा है 30-40 हजार रुपए महीने में। तो क्या करती है यूएस की कंपनीज, टीसीएस, विप्रो, इन सबको, इन्फोसिस, इनको अपने प्रोजेक्ट्स दे देती, क्योंकि बहुत सस्ते में काम हो जाता है। अब देखो इससे कितनी इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है, यूएस की कंपनीज को सस्ते में काम मिल रहा है, हमारे यहां पे एम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो दोनों को विन विन सिचुएशन है, दोनों को फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या है, हम लोगों में इंटरडिपेंडेंसी तो बढ़ी है। आज यूएस का आईटी सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर कितना डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इनफैक्ट अगर यूएस के आईटी सेक्टर में रिसेशन आता है ना, तो इंडिया में सबसे पहले रिसेशन आया था इंडिया के आईटी सेक्टर में। इतनी हम लोगों की इंटरडिपेंडेंस बढ़ चुकी है।
अब हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है डिमोनेटाइजेशन। यार ये ना तुम बहुत अच्छे से क्लोजली फेमिलियर भी हो कि क्या सीन है यहाँ पे। देखो नवंबर 8 2016 को मोदी जी आए और उन्होंने क्या कहा, 500 और 1000 के नोट इनवैलिड है, इनको तुम्हारे पास जो भी नोट है अपने घर पे उनको जाके बैंकों में डिपॉजिट कराओ और वो नोट सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें से यूटिलिटी बिल, हॉस्पिटल बिल्स, इन सब में यूज हो सकते हैं, नहीं तो वो यूज नहीं हो सकते। और इससे क्या हुआ, रातों रात 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन जो कि कैश मनी थी वो सारी की सारी इनवैलिड हो गई। ठीक है, पर मैं अब तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज बताता हूं जो शायद तुम्हें ढंग से ना पता हो। देखो इसको बार बार क्या कहा गया था कि ये किया गया है करप्शन और ब्लैक मनी को रोकने के लिए, पर ब्लैक मनी होती क्या है मैं तुम्हें आज वो समझाता हूं। हम ऊपर ऊपर से ही बातें करते हैं। ब्लैक मनी होती है जब कोई पैसा आपके पास पड़ा हो जिसके एवज में, जिसके इनकम पे आपने इनकम टैक्स ना भरा हो सरकार को। अब ये जो ब्लैक मनी होती है हमेशा कैश में होती है। ऐसा क्यों, एक बात समझो, अगर कैश मेरे घर पे पड़ा है और वो मेरे घर से तुम्हारे घर पे ट्रांसफर होता है, सरकार को तो नहीं पता चल रहा कि ये कैश यहां से यहां मूव करा है। ठीक है, अगर सड़क पे एक नोट पड़ा है तो उसकी कोई ओनरशिप तो नहीं लिखी हुई। अगर 1 करोड़ सड़क पे पड़े हैं तो किसी को नहीं पता कि भाई उसका ओनर कौन है। पर अगर यही पैसा बैंक अकाउंट में होता है तो बैंक अकाउंट को सरकार प्रॉपरली मॉनिटर कर सकती है। अगर किसी के अकाउंट में पैसा है 1 करोड़ रुपए तो सरकार को पता है इसका एग्जैक्ट ओनर कौन है। अगर मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसा गया है 1 करोड़ रुपए, तुम मुझे कल को देने की सोचते हो कि भैया आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आपको 1 करोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो भाई वो 1 करोड़ रुपए प्रॉपर सरकार को दिखेगा कि इस बच्चे के अकाउंट से इस टीचर के अकाउंट में आए, कुछ बात है जो इसने 1 करोड़ रुपए दिए इस टीचर को। ठीक है, तो क्या होता है जब इकोनॉमी कैश में वर्क करती है ना, वहां पे होती है सारी इलीगल एक्टिविटीज, करप्शन और ब्लैक मनी। क्योंकि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और मैंने जाके पैसे दे दिए कैश में प्रॉपर्टी ओनर को, मैंने थोड़ा सा तो पैसा 20 लाख रुपए तो दिए बैंक ट्रांसफर के थ्रू और उस पर प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया, बट 80 लाख रुपए मैंने कैश में दे दिए तो वो सरकार को टैक्स ही नहीं भरना पड़ा, उसको भी फायदा हो गया, मेरे को भी फायदा हो गया। तो ये सब रोकने के लिए जो सालों की करप्शन थी, सालों की इलीगल एक्टिविटीज थी, उसको रोकने के लिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन करी। कैसे? द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। अब करप्शन क्या होती है, जब आप किसी सरकारी अफसर को जाके पैसे देते हो टेबल के नीचे कि भैया ये 100 करोड़ रोडवेज का सारा प्रोजेक्ट है ना, ये ले 50 लाख रुपए मुझे पकड़ा दे। अब वो पैसा आप कैश में तो जाके दोगे, क्योंकि अगर आपने बैंक ट्रांसफर दिया तो सरकार का एकदम नोटिस जाएगा कि यार इस हमारे सरकारी एम्प्लॉय पे 50 लाख रुपए की पेमेंट कहां से आ रही है। ठीक है, तो आपने उसको 50 लाख रुपए की करप्शन करी, वो एकदम सरकार को नोटिस में आएगी अगर वो बैंक के थ्रू होगी। इसी वजह से हर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं आपके कैश में। द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन फॉर इलीगल एक्टिविटीज, अगेन इलीगल एक्टिविटीज, यानी कि अगर किसी ने जुआ खेला है 1 करोड़ रुपए का किसी के साथ, तो भाई आपका वो कैश में तो पेमेंट करेगा, उसे बैंक ट्रांसफर थोड़ी ना करेगा, क्योंकि सरकार जहां पे आपके अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन आनी जानी चालू हो जाती है ना, सरकार उसको नोटिस करती है कि ये पैसा कहां आ रहा है, कैसा कहां जा रहा है। वो तुमसे आगे कभी भी पूछ सकते हैं, भाई ये पैसा क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हारे अकाउंट में इसकी पूरी इनकम सोर्स दिखाओ और इस पर टैक्स भरा है नहीं भरा ये दिखाओ। इस वजह से इलीगल एक्टिविटी और करप्शन सारी ब्लैक मनी में होती है, कैश मनी में होती है, कभी बैंक ट्रांसफर के थ्रू नहीं होती। तो इस इलीगल ट्रांजैक्शंस, करप्शन एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज, ये सब तीनों चीजों को रोकने के लिए करी गई थी। ब्लैक मनी यानी वो मनी जो कि टैक्स अथॉरिटी को नहीं बताई गई और उस पर टैक्स नहीं भरा गया। ठीक है, अब फीचर्स क्या थे डिमोनेटाइजेशन के? डिमोनेटाइजेशन वाज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले समझ लो मतलब क्या होता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन। ठीक है, टैक्स को कलेक्ट करना, सिंपल वर्ड्स में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब डिमोनेटाइजेशन क्या था? एक टैक्स कलेक्ट करने का तरीका था सरकार के लिए। कैसे? जिन लोगों के पास कैश था, भाई कैश अब सब लेके भागे बैंक, जिसके पास कैश होल्डिंग थी अराइज फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम was readily deposited and exchanged for new notes। मतलब जिन लोगों के पास घर में कैश था पर उसका इनकम टैक्स भरा हुआ था, वो क्या करते थे, सीधा गए बैंक में जाके अपना कैश दिखाया, उसका भरा हुआ इनकम टैक्स की पूरी प्रॉपर रिसीट्स दिखा दी, तो उसके बदले उन्हें नए नोट मिल जाते थे। बट जिन्होंने अपनी मनी जाके बैंक्स में दिखाई और फिर बैंक को नहीं दिखाया उन्होंने इनकम टैक्स का सबूत, तो भाई उनको उसके ऊपर टैक्स भी भरना पड़ा और बहुत हेफ्टी पेनल्टी भरनी पड़ी कि अगर तुम्हारे 10 लाख के ऊपर 2 लाख का टैक्स है तो 2 लाख की पेनल्टी उन्होंने लगा दी।
इतनी इतनी तक उन्होंने पेनल्टी लगाई थी, और इलीगल काम के पकड़े हुए पैसे अलग वो पकड़ते थे, ठीक है, उसके लिए वो अलग केस बना देते थे, इसलिए जो इलीगल कमाया हुआ पैसा था वो तो लोग लेके भी नहीं गए बैंक्स में। डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated। ये क्या था, एक तरीके से सरकार का एक इंडिकेटर था, यहां थोड़ी इमोशनल बात हो रही है कि सरकार का एक क्लियर इंडिकेशन था लोगों को कि भैया अब टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करी जाएगी। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब देखो एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन थोड़ा सा जो अनएक्सपेक्टेड भी था इनके लिए, ये एक और टैक्स कलेक्शन का तरीका बन गया। कैसे, जो सेविंग्स थी लोगों के घर में, जो हमारी मम्मियां नहीं सेविंग करती 500,000 छोटे 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 इकट्ठे करके गुल्लकों में डाल देती है, अब ऑब्वियस सी बात है उसमें टैक्स भी नहीं लगना, पर वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का भी पार्ट नहीं है, यानी कि वो बैंक्स में नहीं घुसा है, वो पैसा घर पे पड़ा हुआ है। तो भाई क्या हुआ, ये सारा पैसा भी बैंकों के पास आ गया, फॉर्मल जो फाइनेंशियल सिस्टम है यानी जिसे हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं उसका हिस्सा बन गया, ठीक है। दो मच ऑफ द कैश दैट वाज डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम इज बाउंड टू बी विथड्रॉन, ऑल्दो ये जो सेविंग बैंक में डाली गई थी मोस्ट प्रोबेबली वो निकाल ली गई कैश में, बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट्स schemes offered by the banks will continue to provide base loan at lower interest rate, but थोड़ा सा पैसा भाई रुक गया बैंकों में ही, लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। हमारे घर के जो सेव करते हैं पैसे छोटे छोटे, हमारी मम्मियां, हमारे भाई लोग, पापा, वो छोटा छोटा पैसा जो है वो कुछ लोगों ने तो वापस निकाल लिया, पर कुछ ने नहीं निकाला, और उससे क्या हुआ भाई, वो आगे बैंकिंग सिस्टम में एज लोन्स उन्होंने बैंक्स ने आगे जाके प्रोवाइड कर दिया लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, ठीक है। अगला, another feature of demonetization was less cash और कैश लाइट इकोनॉमी, ठीक है। इसका तुम सीधा सीधा एग्जांपल देते हो भाई, देखते हो क्लियर अपने सामने यूपीआई का। आज की डेट में भाई मैं कैश नहीं कैरी करता, सारा पैसा यूपीआई से मैं पे करता हूं, और ऐसा मैं नहीं, मेरे आसपास मैं इतने लोगों को जानता हूं जिन्होंने 20-30 हजार रुपए तक के ट्रांजेक्शन कैश में करने ही बंद कर दिए, सब यूपीआई से करते हैं, क्योंकि आसान इतना है, कैश को कौन कैरी करेगा, टेंशन, ठीक है। और ये कब हुआ, ये चेंज तब हुआ जब डिमोनेटाइजेशन हुई, देश में यूपीआई आया और लोगों ने कैश में काम करना बंद कर दिया। तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 1 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए थे यूपीआई के थ्रू, पर 2022-23 के ईयर में 138 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं, 138 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए थे। यूपीआई इतना बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस बन चुका है इंडिया में। तो ये क्या है, हम लोग अब कैश पे कितना कम डिपेंड करते हैं, अब सिर्फ बड़ी पेमेंट्स के लिए कैश पे डिपेंड किया जाता है। दो देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस, बट यहां पे क्या है, अगेन डिजिटल ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स सेल फोन फॉर कस्टमर एंड पीओएस, ऑल्दो इसके अगेन है अभी भी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि इन सब ट्रांजैक्शन के लिए आपके सेल फोन चाहिए और पीओएस मशीन चाहिए। पीओएस मशीन क्या होती है, तुमने देखा होगा दुकानदारों के पास एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें कि आप कार्ड स्वाइप कर सकते हो, या उसमें क्यूआर कोड भी आता है यूपीआई पेमेंट के लिए। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब की वजह से लोग थोड़ा सा इसको अपोज करते हैं, बट फिर भी आज की डेट में बहुत बड़ी सक्सेस हो गई है, जहां पे मोबाइल फोन, पीओएस मशीन और इंटरनेट का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज की डेट में दुनिया में गांव-गांव तक पहुंच चुका है ये चीज, ठीक है। बाकी सब आप पढ़ लेना, बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज एक और यहां पे क्या है, डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ है मनी इंटरेस्ट रेट पे, प्राइवेट वेल्थ पे, पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे, डिजिटलाइजेशन, रियल एस्टेट और टैक्स कलेक्शन, ठीक है। ये सब मैंने अभी ऊपर पढ़ा दिया है, तुम एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लोगे, तुम्हें सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। जो मैंने पढ़ा है बस उसी को एक तरीके से समराइज करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा डिमोनेटाइजेशन और एलपीजी का कॉन्सेप्ट। लेक्चर पसंद आया भाई, बहुत मेहनत से बनाते हैं, तुम बस इतनी से मेहनत कर दो कि लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। कमेंट करके बताना यार कैसा लगा, इतनी से मेहनत करोगे, इट विल मेक ऑल माई हार्ड वर्क वर्थ इट, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।